हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्टको में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं शीत युद्ध का दौर, द कोल्ड वॉर एरा, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर को मैं पहले भी पढ़ा चुका था, लेकिन यूट्यूब ने वीडियो को डिलीट कर दिया, जिसके कारण मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा। जो बच्चे इसको देख चुके हैं तो वो रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं प्लीज आपको नोट्स बनाना है। इससे नोट्स से क्या होगा, आपको नोट्स बनाने से फायदा ये होगा दोस्तों, इस वीडियो से जितना भी क्वेश्चन आंसर बनेगा वो सभी आपसे सॉल्व हो जाएगा, और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू बनेगा सभी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे, थ्योरी को पढ़ाएंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ाई होता है। जो बोर्ड पे एनसीईआरटी पैटर्न चलता है, जहां भी एनसीईआरटी चलता है वो सभी देख सकते हैं। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, आरबीएससी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जैक यानी कि झारखंड बोर्ड, लगभग सभी बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो किया जाता है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं। राजनीति शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि भाई ये शीत युद्ध जो है वो रियल में है क्या, क्योंकि बहुत बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि शीत युद्ध कोई युद्ध होता होगा शायद। देखिए, शीत युद्ध का मतलब ही हुआ कि कोई युद्ध का ना होना। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक तनाव की स्थिति पैदा हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे, दो आदमी है, एक आदमी यहां पर है, एक आदमी यहां पर है, ये दोनों एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बंदूक दिखा रहे हैं, दोनों सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दोनों लड़ाई ही नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तनाव है एकदम। एक प्रकार ऐसा हो सकता है कि तीनों के बीच तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, लेकिन फिर नहीं हुआ कुछ, उसी को शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये शीत युद्ध जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। पॉलिटिकल, जब आदमी पॉलिटिक्स में घुसता है कितना मजा आता है, उतना ही मजा आपको भी आने वाला है इस चैप्टर में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं शीत युद्ध का दौर, यानी कि शीत युद्ध है क्या, शीत युद्ध हुआ कब, क्योंकि ये पॉइंट बहुत लोग कंफ्यूज में होते हैं। देखिए एनसीईआरटी में जो दिया हुआ आपका एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में अगर गलत रहे तो भी सही है, गलत रहे तो भी सही है, क्योंकि हम लोगों को एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ कि शीत युद्ध जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद शुरू हो गया था और 1991 तक चला था। ठीक है, तो आप लोग को गूगल वगैरह कहीं का डेट नहीं मानना है, आपको द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद आपका शीत युद्ध जो है शुरू हो गया था, यानी कि 1945 से जो है शुरू हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, 1945 को, और 1945 से आपका शीत युद्ध जो है वो शुरू हो चुका था और 1991 तक चला था। तो ये पॉइंट को आप याद रखेंगे, डाउट में नहीं करना आपको। ठीक है, ऑप्शन में वो भी दे सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, या फिर ये भी दे सकता है। अब शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो एक हो गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और एक हो गया सोवियत रूस, सोवियत संघ रूस यानी कि यूएसएसआर, ये दोनों के बीच ही चला था ये शीत युद्ध का माजरा, जो कि आज अफगानिस्तान में अभी आपको देखने को मिल रहा है। ये भी इसी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले यहां पर देख लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों मोस्ट वीवीआई पॉइंट आपको तो समझ में आ गया कि भाई शीत युद्ध जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद शुरू हुआ था, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्यूबा मिसाइल संकट, और इसी के कारण शीत युद्ध भी खत्म हुआ और यहीं पे जो है सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। यहीं पे देखिए क्या है, क्यूबा जो है वो एक जगह का नाम है जो कि अमेरिका के बहुत नजदीक है। लेकिन क्यूबा जगह अमेरिका के नजदीक है, लेकिन इसका जो कनेक्शन था, इसका जो रिलेशन था वो किससे था, सोवियत संघ से था। ठीक है अमेरिका के बगल में, लेकिन इसका रिश्ता जो है वो है सोवियत संघ से, जिसके कारण सोवियत संघ इसको मिसाइल देता था, हथियार देता था, एक प्रकार का बोल सकते आर्थिक मदद करता था। और ये भी उसको क्या किया, जब भाई कोई छोटा जगह होगा तो आदमी, जैसे कि पाकिस्तान, वो चाइना के साथ क्या करता है, मिसाइल वगैरह सब कुछ लेता है वहां से, यानी कि चाइना से, और फिर चाइना वाला मिलिट्री भेजता है पाकिस्तान में। उसी तरीके से सोवियत संघ भी वो क्यूबा में अपना मिलिट्री भेज दिया अमेरिका से लड़ने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अप्रैल 1961 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सताने लगी थी कि अमेरिका क्यूबा पर हमला कर देगा, यह चिंता उसको जो है सताने लगा था। और इसीलिए 1962 में सोवियत संघ के नेता खुश्चेव ने, सोवियत संघ का नेता का नाम क्या था, खुश्चेव, ये सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान देकर रखेंगे। तो सोवियत संघ के नेता खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी, और इसका पता अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद लगा, तथा जिससे दोनों महाशक्तियों के बीच संपूर्ण युद्ध का माहौल बन गया था और पूरी दुनिया डरी सहमी हुई थी। इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। तो जितना भी पॉइंट मैं आपको बताया शुरू से लेकर आखिर तक कि भाई क्यूबा जो एक जगह का नाम है जो कि अमेरिका के नजदीक में है, ये सभी पॉइंट को याद रखना है। और अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता जो है हुआ था, जिसका नेता का नाम क्या है, सोवियत संघ का खुश्चेव, तो उसी को यह चिंता जो है सताने लगी थी कि शायद अमेरिका जो इस पर हमला कर देगा। और यही क्या किया, ये 1962 में जो है अपने नेता को भेज दिया, मिसाइल वगैरह लेकर के भेज दिया क्यूबा में। फिर उसके बाद क्या हुआ, 3 हफ्ते के बाद अमेरिका को पता चल गया, और ऐसा हो सकता था कि तीनों के बीच संपूर्ण युद्ध हो, और यह युद्ध शायद तीसरा विश्व युद्ध में बदल जाए, ऐसा लग रहा था, लेकिन हुआ नहीं। और इसी घटना को हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था एनसीईआरटी का, इसलिए मैंने वीवीआई लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए
क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है, द्वीपीय लिखा हुआ है, द्वीपीय देश है जिसका जुड़ाव जो है वो सुएज संघ से था। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्यूबा जो है वो अमेरिका के तट से लगा हुआ था जैसे कि मैंने बताया, और एक छोटा सा द्वीपीय देश था। ये द्वीपीय लिखा हुआ पी है, ठीक है, ये पी है, यहाँ पर गलती टाइपिंग हो गया है। तो द्वीपीय देश था जिसका जुड़ाव जो है वो सुएज संघ से था। क्यूबा में तैनात मिसाइलों से अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा पर आ गया। और क्यूबा में जो तैनात किया था मिसाइल किसने किया था? खुश्चेव ने किया था, जो कि नेता था सुएज संघ का, उसी ने मिसाइल जो तैनात किया था। तो इससे अमेरिका जो है बिल्कुल नजदीकी निशाने पर आ गया था, बिल्कुल हमले के कगार पर ही था अमेरिका। फिर क्या हुआ? केनेडी से आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़े को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सुएज संघ के जहाजों को रोका जाए। और केनेडी जो है वो आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़े को आगे करके क्यूबा की तरफ जो जा रहा था सोवियत संघ, उसको जो है आगे रोका जाए। ठीक है, तो सोवियत संघ से जो क्यूबा पर आ रहा था मिलिट्री वगैरह सब कुछ आ रहा था, उसको रोका जाए, ये केनेडी से आदेश दिया गया। ठीक है, अब चलिए, क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो शीत युद्ध का क्या था, तो वो चरम बिंदु था। हालांकि इससे दोनों महाशक्तियों के मध्य कोई व्यापक रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा और दुनिया तीसरा विश्व युद्ध से बच गया। और इससे कोई भी शक्ति, कोई भी युद्ध वगैरह नहीं हुआ जिससे कि तीसरा विश्व युद्ध होने से बच गया, नहीं तो 100% हो ही जाता। अब देखिए, पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई अमेरिका कर रहा था। तो पश्चिमी यानी कि यूरोप का जो अगुवाई है वो कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था, जिसका जो मकसद था वो था उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब क्या होता है? जिस पर खुद यानी कि आदमी का खुद अधिकार हो। जैसे कि आप अगर प्रॉपर्टी है तो उसका अधिकार आप खुद है, वहीं पे अगर साम्यवाद और समाजवाद कर देंगे तो आपका अधिकार हो जाएगा सरकार। ठीक है, तो क्या आप चाहते हैं कि आपका प्रॉपर्टी हो और आप उसका प्रॉपर्टी का अधिकार जो सरकार हो? नहीं चाहते, खुद चाहते हैं। तो अमेरिका यही चाहता था। पश्चिमी गठबंधन यानी अमेरिका क्या चाहता था? वो उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थक था। वहीं पे पूर्वी गठबंधन का जो अगुवाई है वो सोवियत संघ था और ये जो है समाजवाद और साम्यवाद पर आधारित था। ठीक है, कुछ इस प्रकार का था। अब यहां देखिए शीत युद्ध क्या है, ये भी क्वेश्चन है, वीवीआई मैंने कर दिया। शीत युद्ध है क्या? ठीक है, तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध बाद के काल संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच उत्पन्न तनाव यानी कि टेंशन, स्ट्रेस की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब इतना पॉइंट लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको जितना भी है सभी को लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध 1940 से लेकर के 45 तक चला। दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, बट आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बगल में रोड है तो बाइक वगैरह चलती रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति हो गई, जिसे हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तनाव की स्थिति, यहाँ पर ये नहीं कि युद्ध हुआ, तनाव की स्थिति हो गया जिसे हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ये कैसे कैसे हुआ था इसको समझते हैं। तो सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं वॉइस क्लियर आ रही कि नहीं। देखिए एक बार, वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए बिल्कुल, वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है। तो देखिए, सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध 1940 से लेकर के 45 तक चला था। कब से कब तक? 40 से लेकर के 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, अब मित्र राष्ट्र में कौन कौन आते हैं, धुरी राष्ट्र में कौन कौन आते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई जो है वो अमेरिका कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था, ब्रिटेन, फ्रांस कर रहे थे। जबकि धुरी राष्ट्रों का जो कमान है वो जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में था। तो यहीं पे आगे आपका मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन था? अमेरिका था, सोवियत संघ था, ब्रिटेन था, फ्रांस था। वहीं पे धुरी राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन था? जर्मनी था, इटली था, जापान था। और ये धुरी राष्ट्र जो है वो हार गया था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध 40 से 45 तक चला था, मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच चला था, और इसका अगुवाई जो अमेरिका कर रहा था, सोवियत संघ ये सभी चीज कर रहा था। अब आगे देखिए, इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व का जो लगभग सभी ताकतवर देश था वो सभी शामिल था। और यह युद्ध यूरोप के बाहर के इलाकों में भी फैला, यूरोप के बाहर भी ये युद्ध जो है वो फैला था। और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, म्यांमार तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिर्फ यूरोप में हो रहा था, लेकिन यूरोप से बाहर भी चला गया था ये युद्ध। और इसका विस्तार जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, म्यांमार, जिसको हम लोग बर्मा के नाम से जानते हैं, और भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था ये विश्व युद्ध। ठीक है, कुछ इस प्रकार मतलब कि विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। 11th क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल्स में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पॉइंट है लेना है, क्योंकि आपको चैप्टर समझ में आए। और ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी को ही फॉलो करके चल रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट ज्यादा आपको नहीं बताया जा रहा, बिल्कुल आपके बोर्ड के मुताबिक एनसीईआरटी पैटर्न पे पूरा चल रहा है। देखिए, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, और जापान जो है उसी समय आत्मसमर्पण कर दिया, और द्वितीय विश्व युद्ध की जो है उसी समय समाप्ति हो गई। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, कब गिराया गया था भाई? 1945 अगस्त महीना था 1945 में। अमेरिका जो है वो जापान के एक हिरोशिमा और एक नागासाकी दोनों जगह पर परमाणु बम गिराया, जिसका असर आज भी है।
आज भी वहां पर नंगरा और लूला बच्चा पैदा होते हैं, यही बम के कारण, ठीक है। और परमाणु बम बहुत खतरनाक होता है और इसी कारण जो जापान है वो आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसी समय समाप्ति हो गई। कब? 1945 को। अब देखिए, अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में, यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में भी पूछा गया है। एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना, यही जो है सबसे बड़ा कारण था शीत युद्ध का। अमेरिका इधर और उधर शीत युद्ध, दोनों एक दूसरे को दिखाना चाहता था कि हमसे बड़ा कोई नहीं, इसका मतलब यहाँ का राजा हम है। बस यही दिखाने के चक्कर में ये लोग जो है मतलब शीत युद्ध जो है शुरू हो गया, ठीक है। और जर्मनी तथा जापान हार चुके थे और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंसी की मार झेल रहे थे। और जर्मनी और जापान जो है वो हार चुका था, बिल्कुल ये हारा था ना द्वितीय विश्व युद्ध में, और यूरोप तथा शेष विश्व जो है वो विध्वंस की मार झेल रहा था। अब यहाँ पर एक पॉइंट को देख लीजिए, अवरोध, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तभी आपको समझ में आएगा क्या है अवरोध, क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉक, जिसको बोलते हैं संतुलन। परमाणु युद्ध की सूरत में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विजेता कौन है? परमाणु युद्ध की सूरत में, यानी कि अगर परमाणु युद्ध हो जाए तो उस समय का बात है, यहाँ पर अभी का बात नहीं है। अभी तो रूस थोड़ा सा अमेरिका के कंपैरिजन में कम है। तो परमाणु युद्ध की सूरत में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विजेता कौन हो सकता है, यह तय करना भी असंभव होता है, क्योंकि दोनों महाशक्तियों के पास इतने परमाणु हथियार थे जो एक दूसरे को विनाश कर सकते थे। दोनों ने इस बात को समझा और युद्ध रोकथाम करने का प्रयास किया, जिसे अवरोध कहा जाता है, ठीक है। तो अवरोध क्या कहा जाता है आपको समझ में आ गया, ये बात को दोनों समझ गया और युद्ध को जो है रोकथाम करना अच्छा प्रयास किया, कोशिश किया, और इसी को अवरोध कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ उसी समय से शुरू हुआ था। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, एक ये ध्रुव, एक ये ध्रुव, एक अमेरिका, एक सोवियत संघ, उसी समय ये वीवीआई है, इसको समझते हैं। देखिए, दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना अपना दबदबा बनाने में लगा था। दुनिया दो गुटों में स्पष्ट रूप से बंट गई थी। ऐसे में किसी देश के लिए यह रास्ता था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाए। जुड़ जाने से इन देशों को हथियार और आर्थिक मदद मिलती थी। इसी तरह महाशक्तियों के नेतृत्व में पूरी दुनिया दो खेमों में विभाजित हो गई। तो जब दो ध्रुवे, जब जैसे आप जानते हैं, अब यहाँ पर अगर अमेरिका उग जाएगा और इधर सोवियत संघ उग जाएगा तो इसका अगल बगल का जो अड़ोसी पड़ोसी देश है वो सब छोटा छोटा देश है, तो क्या करेगा वो मजबूरी में, भाई अगर हमला करेगा, इस पर गिर गया तो ये तो गया, तो मजबूरी में क्या क्या उसके साथ जाना पड़ा। अब उसके साथ अगर नहीं जाता तो दो घाटा, एक तो भाई मिलिट्री वगैरह नहीं मिलेगा और आर्थिक मदद भी नहीं मिलेगा। तो जिसके कारण वो जो है दो गुटों में पूरा देश, पूरा दुनिया बट गया। और ये इसलिए बना क्योंकि अपना सुरक्षा के लिए, ठीक है। और दो गुटों में जो है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो गया। यही चीज को आपको लिखना है जो मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब आगे देखिए, पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप के अधिकतर देश सोवियत खेमे में शामिल हुआ, यानी कि सोवियत संघ की तरफ आया, ठीक है। तो पश्चिम के देश जो है वो अमेरिका का पक्ष लिया और पूर्वी यूरोप के दो जो है देश जो है वो सोवियत संघ में शामिल हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गया, ये पॉइंट को आपको समझना है। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ क्या है, कैसे हुआ, ये सभी कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको आंसर वही लिखना है। अब देखिए, नाटो, इसके बारे में अक्सर खान सर का जो वीडियो देखते होंगे उसको मालूम होगा नाटो क्या है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नाटो के बारे में सबसे ज्यादा अभी चर्चा चलता है और सबसे इंपॉर्टेंट अभी नाटो ही है। नाटो एक प्रकार का संधि है जिसमें क्या होता है, कोई भी संधि मतलब क्या हुआ कि जैसे एक इंडिया हो गया, एक आपका चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, मतलब ये जितना भी देश है सभी देश एक गुट बना लेगा और कोई अगर बाहरी हमला करेगा ना इन देश पर, तो ये देश समझेगा क्या कि भाई भारत पर हमला किया, इसका मतलब मेरा ऊपर भी हमला किया। चाइना वाला बोलेगा, भारत वाला बोलेगा चाइना पर हमला किया, इसका मतलब मेरा भी हमला किया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का संधि होता था, तो वही एक संधि का नाम रखा गया नाटो, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये पूछता नहीं है बट आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, ये नाटो संधि क्या था इसको समझते हैं और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन। देखिए, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना पश्चिमी गठबंधन ने 1949 में की थी, जिसमें 12 देश शामिल थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसकी जो गठबंधन की जो मतलब कि कब हुई थी, ये संधि कब हुई थी, नाटो की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों 1949 में हुई थी। पहले शुरू में कितना देश था? तो टोटल 12 देश था। शुरू में 12 देश था, बाद में फिर और देश आया, शायद टोटल 20 हो चुका था, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अमेरिका अथवा पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक और सैनिक शक्ति के रूप में मजबूत करना। अब किस तरीके से मजबूत करता? तो देखिए, नाटो में जो 12 देश शामिल हुआ था, तो ये देश का क्या था कि अगर 12 देश में से किसी एक पर भी कोई अगर हमला कर देगा ना, तो ये 12 देश समझेगा कि मेरा ऊपर हमला किया और ये 12 देश मिलकर के फिर उस पर आक्रमण करेगा। यही नाटो संधि का मतलब था। तो ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक और सैनिक शक्ति के रूप में मजबूत करना, यही इस संधि का मकसद था। अभी इस संधि यानी कि नाटो संधि में अभी आपका तुर्की भी आ चुका है, ठीक है। अब देखिए,
तथा नाटो ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और फिर हो सकता है वो सभी देश मिलकर के उल्टा उस पर हमला कर देंगे। तो ये कुछ प्रकार का नाटो संधि था। अब समझते हैं वर्सा संधि, क्योंकि जब ये नाटो संधि हुआ था ना, ये नाटो संधि, उसी के बाद फिर वर्सा संधि, सोवियत संघ जो है कुछ साल बाद फिर वर्सा संधि लेके आ गया 1954 में। देखिए इस चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, वर्सा संधि कब हुआ, नाटो संधि कब हुआ। तो इसी को नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये चैप्टर का शायद 2 पार्ट बनेगा, ये पार्ट 1 समझ लीजिए, इसके बाद एक पार्ट 2 भी बनेगा क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा आप लोगों के लिए डेट याद रखने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि वर्षा संधि कब हुआ, फिर मतलब कि परिघटनाक्रम यानी कि नाटो कब हुआ, वर्षा संधि कब हुआ, शीत युद्ध कब हुआ, एक डिटेल में लेके आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का, ताकि आप उसको एक ही बार में रख करके कंफ्यूज नहीं होगा, उसको रट लीजिएगा। पार्ट 2 में लेके आएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा उसको टाइप भी करेंगे और वीडियो जो है ऑलरेडी लंबी बन चुकी है, इसलिए। अब देखिए वर्षा संधि क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए वर्षा संधि, वर्षा पैक्ट, ये भी वीवीआई है। पूर्वी गठबंधन अर्थात सोवियत संघ ने 1955 में, तो सबसे पहली पॉइंट कि वर्षा संधि जो है 1955 में हुई थी, नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करने के लिए वर्षा संधि की। तो जो नाटो में जो शामिल 12 देश थे उसी का मुकाबला के लिए ये 1955 में एक और संधि बनाया, मतलब एक ही संधि बनाया था, पहला संधि, जिसका नाम रखा वर्षा संधि। और महाशक्तियों के बीच तानातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप ही बन गया, और महाशक्तियों के बीच जो तानातनी का जो मुख्य अखाड़ा है वो यूरोप ही बन गया। महाशक्तियों ने अपने गुट में छोटे छोटे देशों को शामिल करने के लिए अपने शक्तियों का भी इस्तेमाल किया, और महाशक्ति जो है वो अपने गुट में छोटे छोटे देश को शामिल करने के लिए अपने शक्तियों का भी इस्तेमाल किया। पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया, ठीक है। ये भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान देंगे अगर, तो ये जो है छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल करने के लिए एक प्रकार का ये नीति अपनाया, संधि अपनाया। फिर क्या किया, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका जो गठबंधन का नया तरीका अपनाया, और एक और संगठन बना दिया, एक था सीटो, एक था सेंटो, एक था सीटो और एक था सेंटो, जिसका मकसद ये था कि जितना भी छोटा छोटा देश है, चाहे वो एशिया महादेश में या फिर कहीं भी है, तो सभी को जो है एकजुट किया जाए। ये अमेरिका फिर से शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए सीटो तथा सेंटो के जवाब में सोवियत संघ साम्यवादी चीन ने वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ मजबूत संबंध बना लिया। तो ये सीटो और सेंटो, पहले तो वो बनाया वर्षा संधि, वो नाटो के मतलब कि विरुद्ध में, ऑपोजिशन में, और उसके बाद सीटो और सेंटो के ऑपोजिशन में जो है वो साम्यवादी जो है यानी कि सोवियत संघ जो है वो चीन के वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ बहुत मजबूत संबंध बनाया, ठीक है। अब देखिए साम्यवादी चीन की जो है 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ में अनबन हो गई। साम्यवादी जो चीन था 1950 के दशक में उत्तरार्ध में सोवियत संघ में अनबन हो गई। सन 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग का अधिकार के लिए छोटा सा युद्ध भी हो गया, ठीक है। ये छोटा सा एक युद्ध भी हुआ था 1969 में, किसके बीच, तो यहाँ पर आपको दिया गया साम्यवादी चीन के बीच, यानी कि सोवियत संघ और चीन के बीच, ठीक है। 1969 में एक छोटा सा जमीन भूभाग का अधिकार के लिए छोटा सा युद्ध हो गया। अब देखिए छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे, यानी कि महाशक्ति इसको क्यों लेना चाहता था, क्या इंपॉर्टेंट था उसको समझते। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण संसाधन, क्योंकि छोटा देश जो था ना, छोटा देश जैसे था, तो उसके बाद कुछ ऐसा संसाधन, कोई ऐसा जुगाड़ नहीं था जिसके कि वो अपना संसाधन का प्रयोग कर पाए। जैसे कि तेल अगर मिल रहा है कहीं पे, तेल अगर समुद्र में मिल रहा है तो तेल निकालना, या फिर कोई संसाधन था ही नहीं वो लोगों के पास। तो ये क्या करता था, बड़ा बड़ा जो देश होता था वो आता था छोटे देश पर कब्जा कर लेता था, और वहां पर उन लोगों को ये चीज मिल जाता था, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट था महत्वपूर्ण संसाधन, जैसे कि तेल और खनिज। फिर दूसरा पॉइंट था भू क्षेत्र, यानी कि हथियार और सेना का संचालन के लिए, ठीक है, जो कि अमेरिका अभी भी करता है। और सैनिक ठिकाने जहां से महाशक्तियां एक दूसरे का जासूसी कर सके, ये सैनिक ठिकाने, जैसे कि सोवियत संघ जो है क्यूबा पर किया था, अब क्यूबा पर जो होगा अमेरिका के बगल में होगा, तो इसका मतलब है कि भाई 100% वो जासूसी कर सकेगा। जैसे कि अभी का एग्जांपल लेंगे तो ये जो चाइना वाला है वो अफ्रीका में दे दिया, श्रीलंका में दे दिया, जासूसी करने के लिए दिया ना भारत के खिलाफ। तो यही है कि छोटे देश जो है महत्वपूर्ण संसाधन जैसे कि तेल और खनिज, भू क्षेत्र, हथियार और सेना का संचालन के लिए। उसके बाद सैनिक ठिकाने जहां से महाशक्तियां जो है वो एक दूसरे का जासूसी कर सके। और चौथा पॉइंट जो आर्थिक मदद, यानी कि वो देश का मतलब कि आर्थिक मदद भी मिल जाता था उसको बड़े काम का, किसको, यानी कि जो उसको अपने में लेता था, ठीक है। तो छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। अब देखिए ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देता था, यानी कि यही एक कारण था जो कि छोटे देश को जो है महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देता था। ये पॉइंट को प्लीज ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा चुका है। चलिए अब बात करते हैं शीत युद्ध का दौर। फिर से आप लोग बोलेंगे शीत युद्ध का दौर, तो क्योंकि चैप्टर का ही नाम है शीत युद्ध का दौर, तो हम लोग को समझना होगा, ये भी वीवीआई पॉइंट है। देखिए
शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए, जैसे कि खूनी लड़ाई भी हुई, लेकिन इन संकटों और लड़ाइयों से तीसरी विश्व युद्ध नहीं हुई। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है भाई। युद्ध जो है देश के बीच नहीं हुआ, लेकिन खूनी लड़ाई भी हुआ, लोग सामने भी आए, संकट भी आए, लेकिन लड़ाइयां भी हुई, लेकिन विश्व युद्ध जो है वो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। दोनों महाशक्तियां जैसे कि कोरिया, बर्लिन, कांगो और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति भी आ चुकी थी। सीधा सीधा आमना सामना मुठभेड़ की भी स्थिति आ चुकी थी। कहां पर? एक कोरिया में, कोरिया उस समय उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में नहीं बैठा था, दोनों देश मिला हुआ था। एक बर्लिन में, एक कांगो में और एक अन्य कई भी जगहों में, बहुत ऐसे जगह पे थे जहां पर सीधा सीधा मुठभेड़ आमना सामना हो चुका था, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, क्योंकि महाशक्तियों के सहयोगी राष्ट्र युद्ध में संलग्न थे, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बच गया। ठीक है, तो कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई थी, जिससे कि महाशक्तियों के सहयोगी राष्ट्र युद्ध में संलग्न थे, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बच गया। ठीक है, ये सभी पॉइंट काफी इजी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में आप रखिए। अफगानिस्तान जैसे कि आप देख ही रहे हैं, वही सोवियत संघ से ही ये मतलब कि क्या था शुरू में, सोवियत संघ जो था वो मतलब हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं, क्योंकि अभी ये स्थिति भी चल रही है, आप लोगों को मजा भी आएगा। देखिए, सोवियत संघ जो है वो इस पर कब्जा कर लिया, यानी कि अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और अपना रूल रेगुलेशन लागू करने लगा। तो अमेरिका सोचा कि भाई हम कैसे पीछे रह जाएंगे। अमेरिका उस समय ईरान में कब्जा कर रहा था, तो अमेरिका भी जो है वहां पर चला गया और वहां पर एक तालिबान नाम का एक संगठन को बना दिया। तालिब मतलब होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है तालिब मतलब स्टूडेंट, तो वहीं पे तालिबान नाम का एक संगठन बना दिया और वहीं पे सोवियत संघ के खिलाफ बना दिया। संगठन जो है इसलिए बोलता है कि तालिबान को कौन लेके आया, तो वो अमेरिका ही लेके आया था, अमेरिका ही उसको सब कुछ सिखाया था, हथियार चलाना, सब कुछ चलाना। लेकिन अभी फिर तालिबान थोड़ा सा दूसरा रूप में चलेगा, जिसके कारण अमेरिका को फिर युद्ध हो गया उसी से। तालिबान जीतने के बाद, सोवियत संघ को हटाने के बाद फिर पहला युद्ध जो है वो अमेरिका से ही शुरू कर दिया था। ठीक है, लगभग 20 साल तक लड़ा। चलिए, उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबी बन जाएगी। तो आगे चलकर दोनों महाशक्तियों ने युद्ध की भयावह परिणाम से डर से आपस में समझौता कर लिया, यानी कि कौन कौन? सोवियत संघ और अमेरिका। और ये समझौता किस प्रकार का था? तो अस्त्र नियंत्रण का था और परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, यानी कि परमाणु वगैरह का कोई यूज नहीं कर सकता है। अब दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। ये गुट निरपेक्षता क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता, इसको समझते हैं। तो गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को तीसरा विकल्प दिया, दोनों महाशक्तियों के गुणों से अलग रहने का। ठीक है, ये गुट निरपेक्षता ही है जो कि अफ्रीका, लातिना अमेरिका, 9 स्वतंत्र को देशों को तीसरा विकल्प दिया, दोनों महाशक्तियों के गुणों से अलग रहने का। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में युगोस्लाविया के जोसेफ, इसको ध्यान रखेंगे, और भारत के जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज हीटो या फिर भारत के जवाहरलाल नेहरू और एक मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर, और 1956 में एक सफल बैठक की, इसी को हम लोग गुट निरपेक्ष के अंतर्गत आते हैं। और इंडोनेशिया के सुकुर्न और घाना के वामे इनक्रोमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। गुट निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में मतलब कि थोड़ा सा अगर सिंपल आसान भाषा में बताऊं, तो गुट निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ कि भाई युद्ध हो रहा है, हमको युद्ध में भी नहीं जाना है, युद्ध में नहीं जाना है, लेकिन वो युद्ध को खत्म करना है, इस तरह खत्म करना है कि युद्ध में नहीं जाकर के युद्ध को खत्म कर दे। कुछ इस प्रकार का संधि बनाया, कुछ इस प्रकार का लोग दिमाग लगाया, इसी को गुट निरपेक्ष कहते हैं। वैसे गुट निरपेक्ष बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको छोटा लैंग्वेज में समझाया कि कोई युद्ध हो रहा है, वो युद्ध में भी नहीं गया, लेकिन उस युद्ध के खिलाफ, उस युद्ध में वो बोलचाल, अपना तर्क दे रहा है, अपना वितर्क दे रहा है, इसी को गुट निरपेक्ष कहते हैं। ठीक है, और गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है वो कब हुई थी भाई? तो 1956 में ही हुई थी। एक सफल बैठक की गई थी, जो कि युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज हीटो और भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के सुकुर्नो और घाना, ये 5 आदमी थे। ठीक है, ये 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। अब पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वो 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। VVI ऑब्जेक्टिव में भी आपका पूछा गया। ठीक है, तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। इस सम्मेलन में 3 बातें परिणति हुई थी। परिणति का मतलब हुआ केंद्र बिंदु, यानी कि जिस पर ध्यान दीजिए। तो इस सम्मेलन में टोटल 3 बातें इंपॉर्टेंट हुई थी। सबसे पहला, इन 5 देशों के बीच सहयोग, यानी कि ये जो 5 देश आए थे वो 5 देशों के बीच सहयोग हो, और शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, अंतरराष्ट्रीय फलक पर बहुत से 9 स्वतंत्र देशों का नाटकीय उदय। तो ये 3 चीज था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये चाहता था कि भाई सहयोग हम लोगों का बना रहे, हम लोग एकजुट रहे। दूसरा चाहता था कि ये जो है अंतरराष्ट्रीय युद्ध पर जो इसको खत्म किया जाए, इसको ज्यादा दूर तक ना लिया जाए, और वो युद्ध पर भी नहीं जाना चाहते थे। इस तरह का पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब कि गुट निरपेक्षता का, जिसमें भारत के जवाहरलाल नेहरू था और युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज हीटो। अब देखिए आगे, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य शामिल थे।
पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो कि कब हुआ था दोस्तों, 1961 ईस्वी में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो कब हुआ था। पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य था। 2019 में अजरबैजान में हुई 18वीं सम्मेलन, कुल सदस्य देशों की संख्या 120 हो गई। ठीक है, तो सबसे पहला में 25 था, और 2019 में जो कि अजरबैजान देश में हुआ है 18वीं सम्मेलन। ठीक है, पहला में ये 18वीं है, जहां पर टोटल 120 देश था। और गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है पृथकवाद नहीं, पृथकवाद का मतलब अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से दूर रखना। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष का जो अर्थ होता है वो होता है पृथकवाद का मतलब अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से दूर रखना। ये मतलब नहीं होता। गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि युद्ध में नहीं जाना, लेकिन उसको खत्म करना, उस पर तर्क विचार सब देना, उसको अलग रखना नहीं, बस सिर्फ युद्धों पर नहीं जाना, बाकी सब कुछ करना। यही होता है गुट निरपेक्ष का मतलब। इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया गया है कि भाई बहुत कुछ होता है कि गुट निरपेक्ष का मतलब हुआ कि वो मामला से ही अलग, वो अपना जो करना करो, इधर जो करना करो, वैसा कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए 9 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो जो है वो कितनी, अब वीडियो चलिए ज्यादा लंबी नहीं बनी है। देखिए 9 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, देखिए इसको ध्यान से समझिए। गुट निरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान दो देशों के विवादों को लेकर उनके बीच मध्यस्थता करते थे। ठीक है, गुट निरपेक्ष जो है वो शीत युद्ध के दौरान दो देशों के विवादों को लेकर उनके बीच मध्यस्थता करते थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला। कौन सा देश का? अल्प विकसित देश का दर्जा मिला, जो कि गुट निरपेक्ष में थे उस समय। ठीक है, अधिकांश देशों को, सभी देशों को नहीं, लगभग सभी देशों को, लेकिन कुछ देश नहीं। ठीक है, यानी कि अधिकांश मतलब सब नहीं हो गया, कुछ। अब देखिए 9 स्वतंत्र देशों की आजादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था, अन्यथा धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता। ठीक है, इसी समझ से 9 अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। ये नव अंतरराष्ट्रीय क्या है, हम लोग पार्ट 2 में बहुत डिटेल में इसको बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ 9 अंतरराष्ट्रीय समझ लीजिए। इसी समझ से 9 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की जो है धारणा का जन्म हुआ। देखिए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अकाउंट में एक रिपोर्ट जो कि टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया था कि वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधारों से, ठीक है, यानी कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया था कि वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधारों से अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा। यानी कि ये अगर लागू हो जाता तो उसके पास, यानी कि कोई भी देश के पास जो संसाधन है वो उसका खुद मालिक बनेंगे, इस प्रकार का। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन जो होता है, जैसे कि पेट्रोल मिल जाता है, मछली वगैरह हो जाता है, प्राकृतिक मतलब नेचर वाला जो चीज मिलता है, हवा, बिजली वगैरह मिल जाता है, तो ये उसी देश का, मतलब कि जो देश में ये चीज है उसी देश का उस पर अधिकार होगा, ना कि कोई दूसरे देश पर। दूसरा पॉइंट, अल्प विकसित देशों की पहुंच जो है वो पश्चिमी देश के बाजार तक होगी, यानी कि पश्चिमी देश उस समय बहुत ज्यादा विकसित था, अभी भी है, तो अल्प विकसित जो देश था इसका पहुंच जो है वो पश्चिमी बाजार तक होना चाहिए। और पश्चिमी देशों से मंगाई जाने वाली प्रौद्योगिकी की लागत जो है वो कम होनी चाहिए, यानी कि पश्चिमी देश से जो भी सामान मंगाएंगे, जो भी वस्तु मंगाएंगे, उसकी लागत, उसके जो मूल्य है वो कम होनी चाहिए। ये इसी के अंतर्गत, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन 1972 में जो हुआ था, इसी में ये सारी बातें कही गई थी। ठीक है, अब आगे देखिए भारत और शीत युद्ध, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और हम लोगों को मजा भी आएगा और ये पूछा भी गया है। भारत और शीत युद्ध, ये दोनों में क्या क्या था, इस चीज को हम लोग थोड़ा समझते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। ठीक है, पहला, ये भारत देश जो है ना, अभी भी वैसी सिचुएशन में, जैसे कि अगर आप लोग क्या नाम था उसका नाम ये था इजराइल, और एक था फिलिस्तीन। ठीक है, ये दोनों देश था, तो भारत, देखिए भारत किसी के, दोनों की तरफ से, फिलिस्तीन के भी तरफ से भाई, फिलिस्तीन को भी मतलब कि सपोर्ट कर रहा है, और उधर अब ऐसा मामला में फंस जाता है ना, कश्मीर का मैटर को लेकर के उसको फिलिस्तीन को सपोर्ट करना पड़ रहा है। अब वहीं पे भाई उससे क्या नाम, इजराइल से अच्छा दोस्ती होने के कारण, क्योंकि वो हथियार वगैरह देता है, हेल्प किया था पहले भी और करता भी है, तो इसके कारण उससे भी हम लोगों को उसका भी सपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए हम लोग वहां क्या किए, पीछे हट गए कि ना हम आपका, ना हम आपका, हम किसी का नहीं। तो भारत जो है ना ऐसा स्थिति पर चलता है। ठीक है, क्योंकि कश्मीर का जो मैटर है वो क्या है, अगर हम लोग वहां पर फिलिस्तीन में मान जाते कि नहीं, इजराइल जो कब्जा किया उसको मिलना चाहिए, तो वैसे ही पाकिस्तान यहाँ पर क्या बोलेगी कि अच्छा वहां पर ऐसा है, तो चलिए हम भी जो कश्मीर पर कब्जा किया हमको भी मिलना चाहिए, ऐसा पाकिस्तान चाल चलता है। इसलिए भारत जो है हमेशा द्विधा पर फंसा हुआ रहता है। तो वही पॉइंट यहाँ पर है, भारत और शीत युद्ध। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। पहला, उत्तर भारत के दोनों महाशक्तियों की खेमाबंदी से अलग रखना, यानी कि जो सोवियत संघ से भी और अमेरिका से भी, ये दोनों से अलग रहना सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, यानी कि अभी बोले ना कि उस पॉइंट में जाना ही नहीं है। दूसरा,
स्तर भारत उपनिवेशों के चुंगल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। यानी कि महाशक्तियों का जो खेमा था वो बोल रहा था ना कि भाई जिसको आना आ जाओ, दो ध्रुवीय जो बन गया था, तो भारत जो उसका पुरजोर विरोध किया। और भारत की नीति यानी कि पॉलिसी जो है ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियता थी, बल्कि भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की। दोनों गुट भारत को संधि की नजर से देखता था। यानी कि संधि जो है हम लोगों का रूस के साथ भी था, सोवियत संघ के साथ भी था और अमेरिका के साथ भी था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी पॉइंट को, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग का संधि जो है वो दोनों देशों के साथ था, ठीक है, दोनों देशों के था, जिसके कारण हम लोगों को दोनों चीज देखना पड़ता था। उसके बाद भारत की गुट निरपेक्षता नीति की कई कारणों से आलोचना की गई। जैसे कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता है। अंतरराष्ट्रीय मामले पर कुछ भी हो जाए तो भारत उससे बचता है। यही कारण है कि हम लोग मजबूरी फंस जाते हैं, इससे अगर ये करेंगे तो ये गलती, इससे ये करेंगे तो ये गलती, जिसके कारण हम लोग पीछे हट जाते हैं दोनों देशों से, जैसे कि सोवियत संघ में भी हुए थे और अमेरिका से भी पीछे हो गए थे जब शीत युद्ध चल रहा था। और अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ से आपसी मित्रता के संधि पर हस्ताक्षर किया और 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ जो है मित्रता के लिए, दोस्ती के लिए संधि पर हस्ताक्षर भी किया। जबकि गुट निरपेक्ष का आशय यह है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिग लघु बनने की जरूरत नहीं। और इसी से यही पता चला, यानी कि गुट निरपेक्ष में यही पता चला, आशय यही है कि चाहे गरीब रहे या कोई भी रहे, जरूरी नहीं कि उस देश में जाना, वो जरूरी नहीं, आप अपना अलग भी रह करके कर सकते हैं। तो भारत जो है कुछ इस प्रकार का स्थिति था जो कि अभी भी हम लोगों का भारत का, ठीक है, भारत देश में हम लोग रहते हैं और हम लोगों के साथ यही स्थिति हमेशा बना रहता है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हम लोग कभी एक गुट नहीं हो पाते, चाहे तो आपको दोनों की तरफ जाना होगा या फिर दोनों की तरफ तो कभी जा नहीं सकते हैं, एक की तरफ ही जाना पड़ेगा। एक की तरफ जाएंगे तो एक दुश्मन हो जाएगा, इसी कारण कहते हैं भाई दोनों आपस में लड़ो, हम लोग से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़े, बहुत मजा आया पढ़ के, ठीक है। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में जो आपको मतलब कि वहां क्या बोलेंगे, डेट दे देंगे, जैसे कि 1969 को कौन सा घटना हुआ, 1954 को कब हुआ, नाटो कब हुआ, वर्षा संधि कब हुआ, वो बहुत अच्छे से डिटेल में बता देंगे चैप्टर 2 में। और आपको 9 राष्ट्रों का जो निर्माण हुआ था उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में बता देंगे। ये पार्ट 1 था, एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजे के साथ हम लोग पढ़े। इसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर हो गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हो गया वो डाला हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां पर पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लिंक मिल जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लिंक मिल जाएगा। और पार्ट 2 अगर आया होगा, यानी कि अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो पार्ट 2 भी आ गया होगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।